नमस्कार साथियों। आज समाज की स्थिति, परिवार की स्थिति बड़ी ही दयनीय अवस्था में है। बहुत ही चिंतन का विषय है। मैं चिंतन का विषय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज समाज में संपत्ति को लेकर के तमाम झगड़े हो रहे हैं। परिवार टूट रहा है, अपने अपने का खून कर रहे हैं, अपने अपने से बिछड़ रहे हैं। कारण सिर्फ संपत्ति है। और संपत्ति के पीछे जो कार्य करती है एक बातें जो है वो है स्वार्थ। यह एक गंभीर संकट है साथियों। इस पे हम लोग को बात करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। जो आज का समाज एक वास्तव में गंभीर संकट का सामना कर रहा है। यह संकट है स्वार्थ के निरंतर विस्तार का। विगत वर्षों में न केवल वैश्विक स्तर पर बल्कि भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश में भी प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्वार्थ की प्रवृत्ति तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। यदि हम भारत के 140 करोड़ जनसंख्या का एक सूक्ष्म विश्लेषण करें तो पाएंगे कि हर व्यक्ति के भीतर स्वार्थ की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। आप अपने अंदर भी झांकेंगे तो देखेंगे हम भी लगातार स्वार्थी होते जा रहे हैं। परिवार में भी स्वार्थी होते जा रहे हैं। यह बढ़ता हुआ जो स्वार्थ है ना, वे केवल व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि अपराधों, टकरावों और अविश्वास की भावना को जन्म दे रहा है। स्वार्थ एक ऐसी मानसिक संरचना है साथी जो समस्याओं के समाधान में सबसे बड़ी बाधा बनती जा रही है। यही कारण है कि समाज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आप लोग बहुत भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं, लेकिन उसके पीछे वास्तव में स्वार्थ कार्य करता है। क्योंकि स्वार्थ ही भ्रष्टाचार का मूल है। स्वार्थ न केवल भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देता है बल्कि उसे रोकने की हर कोशिश को भी निष्प्रभावी कर देता है। कोई भी ऐसी व्यवस्था, आप जान लीजिए, कोई भी ऐसी व्यवस्था जो स्वयं भ्रष्टाचार में ग्रस्त हो वो उसे समाप्त नहीं कर सकती है। इस बढ़ते हुए स्वार्थ की जड़ में जो है वो संपत्ति की धारणा छिपी हुई है। वर्तमान में समाज ने व्यक्तिगत संपत्ति को ही प्रभाव और सफलता का प्रतीक मान लिया है। प्रत्येक व्यक्ति संपत्ति का स्वामी बनने के लिए ललायत है। यह लालसा प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और अंततः सामाजिक और पारिवारिक विघटन को जन्म देती है। यहीं से स्वार्थ की जो वृद्धि है वो प्रारंभ हो जाती है। इसी तर्क के आधार पर जब सामूहिक संपत्ति का विचार सामने आया तो यह सोचा गया कि यदि संपत्ति सभी की होगी तो व्यक्ति में स्वामित्व की लालसा कम होगी। किंतु सामूहिक संपत्ति ने विकास की गति को बाधित किया, क्योंकि इससे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और प्रतिस्पर्धा का भाव समाप्त हो गया। यही कारण था कि साम्यवाद जो सामूहिक संपत्ति का पक्षधर था अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सका। दूसरी ओर पूंजीवाद या व्यक्तिवाद जिसने व्यक्तिगत संपत्ति को सर्वोच्च स्थान दिया, वह भी समाज को स्वार्थ, असमानता और शोषण की दिशा में ले गया। समस्या का समाधान इन दोनों धारणाओं के बीच में स्थित है। वह धारणा कौन सी? संयुक्त संपत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत को दिया सामाजिक विचारक बजरंग मुनि जी ने। यह व्यवस्था ना तो सामूहिक है और ना ही पूरी तरह व्यक्तिगत। यह जो सिद्धांत है जिसे मां संस्थान ने समाज को दिया, यह बहुत ही अच्छा सिद्धांत है।
इसमें कहा गया है कि इसमें दो या अधिक व्यक्ति किसी संपत्ति के संयुक्त स्वामी होंगे, जिससे संपत्ति के उपयोग और नियंत्रण में संतुलन बना रहेगा। हम यह मानते हैं कि यदि समाज में यह बाध्यता लागू की जाए कि कोई भी संपत्ति पूरी तरह किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी, बल्कि वह कम से कम दो लोगों की साझा संपत्ति होगी, तो इससे व्यक्तिगत स्वार्थ सीमित होगा। इस प्रणाली में पारदर्शिता, सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व बढ़ेगा। संयुक्त संपत्ति का यह सिद्धांत एक ऐसा वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो व्यक्तिगत लालसा को नियंत्रित करता है, विकास की गति को बनाए रखना और सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित करता है। साथ ही मां संस्थान यानी मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान इसी विचारधारा पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रहा है, जहां स्वार्थ नहीं, सहयोग प्रमुख होगा और जहां संपत्ति नहीं, सहभागिता विकास की कुंजी बनेगी। संस्थान यह इस बात पर जोर दे रहा है कि स्वार्थ को कम किया जाए और परिवार और समाज को मजबूत किया जाए। तो साथियों, आप भी यदि इस सिद्धांत का पालन अपने परिवार में करेंगे तो आपका भी परिवार टूटने से बचेगा, लड़ाई झगड़े से बचेगा। आज संपत्ति का झगड़ा यह भारत के लिए चुनौती बना हुआ है, हर परिवार के लिए चुनौती बना हुआ है। हम सबको इस सिद्धांत पर चलने की आवश्यकता है।